तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 का रिवीजन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में अपन क्या क्या देखने वाले हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे हर एक टॉपिक की, ठीक है। फिर उसको रीड आउट करेंगे। जो भी बुक में लिखा है वो क्लियरली मैंने इस नोट में पूरा का पूरा डाला है, कोई भी कंटेंट कट नहीं किया है। तो जो भी सारी चीजें हैं बुक में वो आपको इस नोट में मिल जाएंगी। और लास्ट में कंसेप्ट समझने के बाद कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी चीजें अपन इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। अब 12th स्टैंडर्ड का ये सबसे इजी और सबसे पहला चैप्टर है। इसमें अपने को देखना है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टार्टिंग है। अब ये जो चीज है कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये तुम्हारे बुक में नहीं है। ये चैप्टर में अपन ने ऐड किया है कि बहुत सारी चीजें जो बुक में नहीं है वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए नेसेसरी है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? अब इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमेशा हम एक मॉडल यूज करते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमी में जब हम रहते हैं तो हमारे पास रहते हैं रिसोर्सेस, बराबर। रिसोर्सेज जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है, सॉइल हो गया, ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास रहते हैं। और एज ए ह्यूमन बींग्स हमारे पास रहती है वांट, ठीक है। रिसोर्सेज तो पता है, बट वांट क्या है? वांट इज बेसिकली अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट हमारी ऑप्टिमम स्टेट नहीं है। हम चाहते हैं कि इससे बेहतर हमारी स्टेट हो, इसीलिए हम सेटिस्फाइड नहीं है ऐसा बोला जाता है। और उस सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए हम कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज में ये पावर होती है कि हमें क्या प्रोवाइड करे? सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनेंगे? ये गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं रिसोर्सेज से, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे रिसोर्सेज से, तो उसके बीच में अपने को करना पड़ेगा प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कोई एंटिटी रहती, कोई कंपनी रहती, उसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोला जाता है फर्म। अब फर्म गुड्स एंड सर्विस को बनाएगी रिसोर्सेज को यूज करके, तो उसमें कौन सी एक्टिविटी आ गई? प्रोडक्शन, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करेंगे यानी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, उसमें कौन सी एक्टिविटी आ गई? कंजम्पशन। जो प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स एंड सर्विस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वो आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए अपने को ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे दूसरे पर्सन के साथ, क्योंकि सारी तरीके की गुड्स एंड सर्विस अपन प्रोड्यूस थोड़ी करते। जैसे मैं एक टीचर हूं, तो मुझे अगर पेन चाहिए तो मुझे स्टेशनरी वाले के साथ क्या करना पड़ेगा? ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, यानी बेसिकली एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो चौथी एक्टिविटी आती है एक्सचेंज। तो बेसिकली हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये चार तरीके की एक्टिविटी करनी पड़ती है। अब ये चार तरीके के एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ये डिसीजंस की स्टडी ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। सो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ सोशल साइंस, एक सोशल साइंस है विच स्टडीज दीज डिसीजंस। ये सारे जो डिसीजन स्टडी किए जाते हैं वो डिसीजन स्टडी करने को ही क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो ये था अपने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। रिसोर्सेस से गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज से बनेंगे अपनी वांट, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में बोलूं तो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ सोशल साइंस विच स्टडीज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन टेकन बाय ह्यूमन इन अ सोसाइटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस इकोनॉमिक्स को, जो सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, उस इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड किया है। कौन सी है? माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो ये जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मैक्रोज, सॉरी माइक्रोज। कौन सा ग्रीक वर्ड है वो? माइक्रोज,
MIKROS, बेसिकली हमने C को रिप्लेस किया है K से। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी ग्रीक वर्ड से ही डिराइव किया गया है। कौन सा ग्रीक वर्ड? मैक्रोस से। ठीक है, माइक्रोस का मीनिंग होता है स्मॉल, ठीक है, या 1 मिलियंथ पार्ट, मिलियंथ पार्ट। 1 मिलियंथ पार्ट मतलब 10 लाख का एक हिस्सा। ठीक है, और मैक्रोस का मतलब होता है बेसिकली लार्ज। ठीक है, अब ये जो टर्म्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ, जब से एडम स्मिथ ने बुक लिखी, तब से जो इकोनॉमिक्स की, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अपन बिगिनिंग कंसीडर करते हैं, तो उस समय से ये वर्ड यूज नहीं हो रहे। तो ये वर्ड सबसे पहले एक किसने यूज किया? एक मैथमेटिशियन बोले या एक इकोनॉमिस्ट बोले, रैगनार फ्रिश। ठीक है, रैगनार फ्रिश एक इंपॉर्टेंट नाम है 12th स्टैंडर्ड के लिए, अपने को याद रखना है। क्यों याद रखना है? 2-3 कारण से। सबसे पहले उन्होंने टर्म दी माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, सेकंड चीज, उनको नोबेल प्राइज मिला, फर्स्ट इकोनॉमिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? 1969 में। ठीक है, और तीसरी चीज, उन्होंने इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच, इकोनॉमिक्स की एक सब डिवीजन को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स, इस पे तीनों पे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब समझना इकोनोमेट्रिक्स क्या है। इकोनोमेट्रिक्स यानी जो इकोनॉमी की थ्योरी है, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए यूज करना मैथ्स का और स्टैट्स का। ठीक है, तो जहां पे मैथ्स और स्टैट्स यूज किया जाता है इकोनॉमी के फिनोमेना को समझने के लिए, इकोनॉमिक्स को बेहतर समझने के लिए, थ्योरीज को प्रूव करने के लिए, मॉडल्स को प्रूव करने के लिए, तो उसको बोला जाता है इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, तो रैगनार फ्रिश ने क्या किया था? इकोनोमेट्रिक्स की भी शुरुआत की थी। पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक। वर्ड यूज किया है मॉडर्न, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स यानी बेसिकली जब एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, उससे बाद चालू हो गया मॉडर्न इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड micros and which means small or million part, and term macro is derived from the Greek word macros which means large. These terms are coined by Norwegian economist Ragnar Frinch of Oslo University in 1933। 1933 में ये टर्म्स उन्होंने कॉइन की थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1933। और वो कहाँ के थे? ऑस्लो यूनिवर्सिटी के थे। उन्होंने मोस्ट ऑफ द करियर अपना कहाँ पे स्पेंड किया? ऑस्लो यूनिवर्सिटी में ही स्पेंड किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई सर, माइक्रो और मैक्रो दो ब्रांचेस है, मतलब एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट को दो इसमें डिवाइड किया है, एक माइक्रो आता है, दूसरा मैक्रो आता है। और रैगनार फ्रिंच सर ने ये टर्म कॉइन की थी, किसके बेसिस पे? इस ग्रीक वर्ड्स के बेसिस पे। कहां पे गया ग्रीक वर्ड? ग्रीक वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी अपन ने देखा कितने ब्रांचेस होते हैं? 2 ब्रांचेस। कौन कौन से? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब भी हम किसी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को 2 से ज्यादा पार्ट में या 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो अपने को बेसिस चाहिए कि कौन से बेसिस पे तुमने डिवीजन किया है। ठीक है, जैसे अपन डिफरेंस बिटवीन भी लिखते हैं तो बेसिस लिखते हैं ना, कि कौन से बेसिस पे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज। अब माइक्रो यानी जो इंडिविजुअल्स होते हैं इकोनॉमी में, इंडिविजुअल्स, उसके बेसिस पे, उसके लेवल पे स्टडी करना, इस वो स्टडी का पार्ट कहां पे आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट, ऐसी चीज जो इकोनॉमी में डिसीजन लेती है उसको इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट बोला जाता है। सर डिसीजन कौन कौन लेता है? सबसे पहले तो एक ह्यूमन बीइंग डिसीजन लेगा। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग से क्या बनता है सर? बहुत सारे ह्यूमन बीइंग से, बहुत सारे लोगों से सर घर बनता है। तो हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को भी एक डिसीजन मेकिंग यूनिट कंसिडर किया जाता है। फिर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सर प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन करती है फर्म्स, तो फर्म्स को भी एक डिसीजन मेकिंग
यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, प्लस और भी बहुत सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। अगर आप पर्टिकुलर मार्केट के बारे में बात करें, ओवरऑल मार्केट के बारे में या ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के बारे में नहीं, इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी मार्केट्स आती होंगी, बट उसमें से अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में बात कर रहे हो तो एक मार्केट की स्टडी भी किस में आ जाएंगी, एक स्पेसिफिक मार्केट की स्टडी वो आ जाएंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। प्लस अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की स्टडी करते हो, सिर्फ किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की स्टडी करते हो, तो वो प्रोडक्ट की स्टडी भी कहां पे आ जाएंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी करते हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो भी किस में आएंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मुझे याद है कि तुम्हें पता नहीं है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। समझना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी ऐसी कोई चीज जो तुम्हें फिनिश गुड बनाने में मदद करती है या फिनिश गुड उससे बनते, उसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फिनिश गुड के लिए जो भी चीजें लगती है जिसको अपन जनरली रॉ मटेरियल बोलते हैं, बट इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये 4 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब कौन से भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर आप स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कौन से भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आप स्टडी करते हैं, तो वो किसका हिस्सा हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। इट इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ सेल इन बॉडी, स्टडी ऑफ सेल इन बॉडी, ठीक है। ये एक बॉडी में का एक छोटा सा जो सेल है वो सेल की स्टडी, ठीक है। बट बहुत सारी जो चीजें हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने को पता चल जाती है, बट कोई चीज अपने को नहीं पता चलती माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो है ओवरऑल लेवल पे क्या हो रहा है। सर आपने तो बता दिया कि इंडिविजुअल डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मार्केट कैसे काम कर रही है, लेबर के कैपिटल के जो ये है फैक्टर है उसके प्राइसिंग कैसे हो रही है, ये सब आपने बता दिया। बट ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हो रहा है उसके लिए अपनी नई ब्रांच बनी है, दूसरी ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली ओवरऑल इकोनॉमिक स्टडी है, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टडी, ठीक है। इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इंडिविजुअल लेवल पे आप स्टडी नहीं कर सकते, जैसे पॉवर्टी। मुझे बताओ, पॉवर्टी तुम एक पर्सन की गरीबी को जान के ये बोल सकते हो क्या कि पूरा देश गरीब है? उसके लिए तो तुम्हें ओवरऑल एक बर्ड आई व्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बर्ड आई व्यू कहां पे लिया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पॉवर्टी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट्स हो गए, तो ये सारी चीजें कहां पे आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज स्टडी ऑफ होल बॉडी, ये पूरे बॉडी की स्टडी है। और वो किसकी थी, वो एक सेल की स्टडी थी, ये पूरे बॉडी की स्टडी है, और यही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर माइक्रो में याद रखना है तो वो है इंडिविजुअल, और मैक्रो में याद रखना है तो वो है ओवरऑल, ठीक है। तो ये चीजें याद समझ लेना, ये डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करेंगे अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील विद स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एक पूरे इकोनॉमी का छोटा सा हिस्सा, ठीक है। अब सर छोटा हिस्सा मतलब क्या, कि कितना छोटा? सर उतना छोटा जहां पे डिसीजन लिए जाते हैं। अगर कोई चीज डिसीजन नहीं लेती तो उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये रहता है ना कि बॉडी में अगर स्मॉल लेवल पे स्टडी करनी है तो कौन से कितने स्मॉल लेवल पे जाना है, हम उस स्मॉल लेवल पे जाते हैं जहां पे बॉडी खुद कोई एक्टिविटी करते, खुद कोई प्रोडक्शन करते, तो वो कहां पे कौन सी लेवल होती है, वो सेल की लेवल होती है। सिमिलरली इकोनॉमी में कहां तक जाएंगे, एकदम अगर डिटेल में स्टडी करनी है तो इकोनॉमी में जाएंगे इंडिविजुअल पर्सन तक, क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है, खुद कोई एक्टिविटी कर रहा है, खुद कोई डिसीजन ले रहा है। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ये चीज याद रखना।
हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, हम उनका डिसीजन पैटर्न स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को बहुत बार डिसीजन साइंस भी बोला जाता है, क्योंकि हम बेसिकली डिसीजन स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर एक्सेट्रा। देखो फैक्टर आ गया, अपन ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी ना, वो ऊपर जो बात की थी वो यही है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे मैंने बताना रह गया है, अब समझना, अगर आप ये तो कर रहे हो प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है, हाँ ये आ गई शायद प्रोडक्ट, एक कमोडिटी, इसको कमोडिटी भी बोला जाता है। अगर आप किसी एक सिंगल कमोडिटी की स्टडी भी कर रहे हैं, मान लो मैं चेक कर रहा हूँ शुगर के प्राइसेस, तो ये इन सिंगल कमोडिटी की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो भी किसमें आ जाएंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगी। हाँ, मॉरिस डॉब उनकी डेफिनेशन क्या बोलती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, वही मेन बात कही है कि इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। Professor A.P. Lerner, microeconomics consists of looking at economy through microscope as it were to see how millions of cells in body of economy, the individual household or consumer and individual or the firm as a producer play their part in working of whole economic organism। वो बोल रहे हैं कि अगर तुम पूरे इकोनॉमी को ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर रहे हो तो किसी कंज्यूमर को, किसी प्रोड्यूसर को क्या कंसीडर करो, उनको सेल की तरह कंसीडर करो और उनकी स्टडी करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कंज्यूमर ने, इन प्रोड्यूसर ने लिए हुए डिसीजन ही होल इकोनॉमी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है और क्या क्या हम स्टडी करेंगे, ये अपने को पूरे इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट है उसमें स्टडी करना पड़ेगा, इस चैप्टर में ऐसा कुछ पूरा स्टडी नहीं करना है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, हमने बोला था कि प्रोडक्ट हम कहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अब प्रोडक्ट में क्या, प्रोडक्ट में अपन देखेंगे सबसे पहले डिमांड। प्रोडक्ट की क्या होती है, डिमांड होती है। डिमांड यानी उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कितने लोग रेडी है, फिलहाल तो यही समझ लो, किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कितने लोग रेडी है, कितने लोगों की एबिलिटी है, उसको बोला जाता है डिमांड। और दूसरा होता है सप्लाई। सप्लाई यानी कितने लोग वो प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार है, सेल, ठीक है, उनकी एबिलिटी भी है और वो रेडी भी है प्रोडक्ट को सेल करने को। तो डिमांड और सप्लाई में हमेशा दो चीजें कंपेयर होंगी, क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड प्राइसेस, ठीक है, ये दोनों चीजें कंपेयर होंगी कहाँ पे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में। तो देखो डिमांड एंड सप्लाई किसका होता है, कोई भी प्रोडक्ट का, और इवेंचुअली अपन क्या पता करने वाले हैं सर, इवेंचुअली अपन पता करने वाले हैं कि उसकी प्राइस क्या होने वाली है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में, इसीलिए इसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग में दो प्रोडक्ट का डिमांड होता है और प्रोडक्ट का सप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग यानी क्या, फैक्टर प्राइसिंग यानी अपन फिनिश गुड जो बनाने वाले हैं उसके लिए जो भी चीजें अपने को लगने वाली है उसके लिए तो अपने को पे करना पड़ेगा। हम बनाने वाले यानी कौन बनाने वाले सर, बेसिकली प्रोडक्शन करती है कोई फर्म, ठीक है, तो फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, ठीक है। उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फर्म को पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा। किसको पेमेंट करेंगे, बेसिकली ये पेमेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं उन पर्सन को करना पड़ता है। किसी के पास लैंड है तो उसको पेमेंट करना पड़ा रेंट के तहत, ठीक है, कोई लेबर आ रहा है तो उस लेबर को पेमेंट किया, कोई कैपिटल दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट का पेमेंट किया, कोई एंटरप्रेन्योर आ रहा है तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया, तो ये सारे पेमेंट करने पड़ते हैं। अब ये पेमेंट कम ज्यादा कब होते हैं, कौन सी चीजें हैं उन पेमेंट्स को अफेक्ट करती है, ये सारी चीजें अपने को देखनी है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। देखो लैंड के बदले रेंट दिया जाता है, नेक्स्ट लेबर के बदले वेजेस दिए जाते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, अपन ने ये सारी देख लिया। अब इकोनॉमिक्स में 150 साल तक ये चीज चली कि हम फोकस कर रहे थे एक वर्ड पे जिसका नाम था ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, जिसका नाम था ग्रोथ। अब
ग्रोथ यानी क्या सर? ग्रोथ यानी बस एक ही चीज कि हमारा जो आउटपुट है इकोनॉमी का, वो आउटपुट बढ़ते रहना चाहिए, वो आउटपुट धीरे 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 बढ़ना चाहिए। बट स्लोली हमें ये रियलाइज हुआ कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ते जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वैसे वैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ते जा रहा है। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसी से, ठीक है, उसी पॉइंट पे रह रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही रह रहा है और हमारा आउटपुट बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हमने ग्रोथ पे फोकस करना कम कर दिया और हमने एक चीज पे फोकस किया, वेलफेयर, या उसी को बोल सकते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस करती है। वो बोलती है कि देखो, इट इज नॉट इनफ टू इंक्रीज योर आउटपुट, बट विद दैट आउटपुट यू नीड टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट ऑफ योर सोसाइटी इन सच अ वे दैट सोसाइटी विल बी बेटर ऑफ टुमारो देन टुडे। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि कल कल अच्छा होना चाहिए हमारा, आज से अच्छा कल होना चाहिए। और कल अच्छा होना, जिसका ये मतलब नहीं होता कि हमने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, इसका ये मतलब होता है कि हमने ज्यादा लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई किया, हमने ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सोसाइटी के भले के लिए यूज की। कल जो लोगों की कंडीशन थी उससे बेहतर कंडीशन आज है, कल उनका जो एजुकेशन लेवल था उससे बेहतर एजुकेशन लेवल आज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखती है डेवलपमेंट। तो हम कहीं ना कहीं ग्रोथ से शिफ्ट हो गए 1950s 1960s के बाद वेलफेयर पे, तो उसी को एक नया नाम भी दिया गया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, इस वेलफेयर के लिए अपने को बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। वेलफेयर के लिए सबसे पहला तो प्रोडक्शन की इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी। अब प्रोडक्शन की इफिशियंसी बढ़ाना यानी क्या? हमें कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए इनपुट लगते हैं और उस इनपुट से अपन क्या बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें कम से कम इनपुट लगने चाहिए और उस कम से कम इनपुट में अपने को मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने हैं। तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताने वाली जो थ्योरी रहती है, वो थ्योरी रहती है इफिशियंसी इन प्रोडक्शन की थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट रहती है इफिशियंसी इन कंजम्पशन। इफिशियंसी इन कंजम्पशन बोलता है कि जो आउटपुट बना है उस आउटपुट को तुम कंज्यूम करोगे। ठीक है, उस आउटपुट का कंजम्पशन उस लेवल पे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए कि तुम्हारा सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन कैसा रहे, मैक्सिमम रहे। ठीक है, मतलब वही चीज अपने को कंज्यूम करनी है जिससे अपने को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जिस चीज से अपने को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है वही चीज अपने को इकोनॉमी में प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी बात करता है कि ऐसी चीज प्रोड्यूस करनी है जो ओवरऑल सोसाइटी लेवल पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। ये ओवरऑल सोसाइटी लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, ओवरऑल सोसाइटी लेवल पे क्या हो जाए, ऐसी चीजें प्रोड्यूस करो जो ओवरऑल सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जो इफिशियंसी इन कंजम्पशन है उसमें अपने को ऑलरेडी जो भी प्रोडक्शन है, जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो दिया गया है। वो बोल रहे कि जो बनाया है अब उसको यूज करके तुम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ भी बनाया नहीं है, पहले तो तुम ऐसी चीज बनाओ जो सबसे ज्यादा जरूरी है और फिर उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करो। तो ये थोड़ी ब्रॉड थ्योरी है, कंजम्पशन से थोड़ी सी ब्रॉड। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या है theory of factor pricing. In microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are factors that contribute to the production process. Microeconomics help in determining factor rewards for land, labor, capital and entrepreneurship in the form of rent, wages, interest and profit respectively. Theory of factor pricing. Factor pricing की theory क्या बोलती है कि लैंड वाले को कितना रेंट देना है ये बताती है। ठीक है, लेबर को कितने वेजेस देने हैं ये बताती है। एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट होगा या मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा ये बताती है। ठीक है, जो कैपिटल दे रहा है, कैपिटल जो पैसा दे रहा है बिजनेस के लिए, उसको कितना इंटरेस्ट देना है वो बताती है। तो ये सारे सवालों का जवाब कौन देती है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। नेक्स्ट आती है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग अपन ने देखा था, द प्राइस ऑफ एन individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. Microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, demand यानी consumer का behavior, and supply analysis, that is individual producers behavior. यहाँ पे fill in the blanks वगैरह जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि demand analysis
किस पे फोकस करता है सर? डिमांड फोकस कर रहा है कंज्यूमर के बिहेवियर पे, और सप्लाई किस पे फोकस कर रहा है? सप्लाई फोकस कर रहा है प्रोड्यूसर के बिहेवियर पे। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स या कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर यानी सर ग्रोथ से आगे सोच रहे हैं अपन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद इफिशियंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफिशियंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? बेसिकली जो मैंने बताया वही मतलब है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा इसके लिए भागो। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पीछे भागो, मैक्सिमम आउटपुट के पीछे मत भागो। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट से कुछ नहीं होने वाला। इफिशियंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। और जरूरी नहीं है कि हर बार मैक्सिमम आउटपुट से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मान लो अगर तुम अल्कोहल का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हो, तो मुझे बताओ इस मैक्सिमम आउटपुट से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या? ओवरऑल सोसाइटी एक वर्स्ट पोजीशन में आ जाएंगी उस कारण। तो हमें मैक्सिमम आउटपुट पे नहीं बल्कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे फोकस करना है। नेक्स्ट, इफिशियंसी इन्वॉल्व्स थ्री इफिशियंसीज। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, सबसे पहले इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स। अमाउंट यानी क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ये भी किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी की। तो समझना, ये इनपुट क्वांटिटी को यूज करके आउटपुट क्वांटिटी को बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट क्वांटिटी को यूज करके अपन आउटपुट क्वांटिटी बनाएंगे। नेक्स्ट, इफिशियंसी इन कंजम्पशन। Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way that so as to maximize maximum satisfaction of the society। समझना, यहां पे एक फर्म है, यहां पे प्रोड्यूसर रहता है, वो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन यूज करता है? सर ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड यूज करते हैं, यानी लोग यूज करते हैं। और बाय डिफॉल्ट इकोनॉमी में लोगों के बहुत सारे क्लास होते हैं। ठीक है, तो मान लो तुमने सारे गुड्स अगर इन लोगों के लिए बनाए, ये कौन है सर? ये रिच लोग है, हमारे इकोनॉमी के रिच लोग। ठीक है, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, हम सारी चीजें उनके लिए बना रहे। सर उनके लिए कार बना रहे, एकदम लग्जरी कार, उनके लिए लग्जरी क्या हाउस बना रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम बना रहे। तो इससे क्या हो जाएगा? इस प्रोडक्शन से कभी भी सोसाइटी को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? हमें गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स ऐसे बनाने हैं जिससे ओवरऑल सोसाइटी को क्या हो जाए? ओवरऑल सोसाइटी को फायदा हो। तुम ग्रेन्स प्रोड्यूस करो, ठीक है, और तुम कोई मान लो डेली नीड्स जैसे स्टेशनरी प्रोड्यूस करो, तो उससे क्या हो जाएगा? ओवरऑल सोसाइटी को फायदा हो जाएगा। तो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कभी मत करो जिससे सोसाइटी का सेटिस्फेक्शन मिनिमम लेवल पे रहे या ऑप्टिमम से कम लेवल पे रहे। ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करो जिससे सोसाइटी का सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे रहे। सोसाइटी यानी पूरे लोग जो तुम्हारी इकोनॉमी में आ रहे हैं। नेक्स्ट, overall economic efficiency. It means the production of those goods which are most desired by people. Microeconomic theory shows under what condition these efficiencies can be achieved. कौन से कंडीशन में क्या क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, क्या इकोनॉमी की कंडीशन होनी चाहिए, कैसा प्रोडक्शन मेथड होना चाहिए, कैसा कंजम्पशन मेथड होना चाहिए, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होना चाहिए, उस मेथड के अंदर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे अचीव होगा, ये कौन बताता है? ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। तो ये प्रोडक्शन की भी बात करती है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करती है, और ये कंजम्पशन की भी बात करती है। तीनों चीजों की बात यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स से खुद को अलग करता है, ये सारी चीजें अपने को इस यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं अपन। क्या क्या इंडिविजुअल यूनिट्स आते हैं वो अपन ने देखिए। वापस से एक बार लिस्ट में नहीं लिखूंगा क्योंकि रिवीजन वीडियो, फास्ट जाना है थोड़ा अपने को। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल in economic units like individual firms, individual price and individual household। ठीक,
स्मॉल स्टडी, इंडिविजुअल्स की स्टडी। चलो एक बार लिख देता हूं, क्या ही करें। एक तो इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, माइक्रो का हिस्सा, फिर हाउस होल्ड, फिर फर्म, फिर कोई प्रोडक्ट यानी कमोडिटी, प्रोडक्ट या कमोडिटी, कोई पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फैक्टर, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजों की स्टडी अगर हम करते हैं तो वो सारी किस में आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इन सारी चीजों को इंडिविजुअल कंसीडर किया जाता है। देखो ये इंडिविजुअल फैक्टर बोला जाएगा, ये इंडिविजुअल मार्केट बोला जाएगा, इंडिविजुअल इंडस्ट्री बोली जाएंगी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट बोला जाएगा, तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल में कंसिडर होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी अपन ने देखा था कि किसकी बात करेंगे, ये डिमांड एंड सप्लाई की। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो इकोनॉमिक्स में जो मार्केट्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट। अब प्रोडक्ट मार्केट में क्या होगा समझना, प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज बेची जाएंगी। अब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने वाले को क्या बोलते हैं सर, उसको कंज्यूमर बोलते हैं जनरली, या कस्टमर बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, और इसको सेलर बोलते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में ट्रांजेक्शन होता है, किसमें, कमोडिटी मार्केट में या प्रोडक्ट मार्केट में। और दूसरा होता है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट में जो भी रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो खरीदे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे खरीदने वाला कौन होता है, यहाँ पे खरीदने वाली होती है फर्म्स, ठीक है, फर्म्स फर्म्स यानी जो प्रोड्यूसर है। मान लो एक कंपनी, अब कंपनी किसको खरीदते है सर, कंपनी मजदूरों को खरीदती है। खरीदती है क्या, हाँ बिल्कुल खरीदती है सर। मजदूर चाहिए रहते तो अपन naukri.com पे जाते हैं, वहां पे बहुत सारे मजदूर मिल जाते हैं सर, ठीक है। तो ये है इंडिविजुअल, और उस इंडिविजुअल के पास कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है। अपन किसकी बात कर रहे थे, अपन लेबर की बात करें, तो ये लेबर ऑफ नाम का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेचा जाता है, और उसके बीच में उसके मतलब बदले में तुम्हें क्या मिलते हैं, उसके बदले में वेजेस मिलते हैं। हो गया वापस ट्रांजेक्शन, एक चीज दी दूसरी चीज अटेन की। तो ये जहां पे होता है उसको फैक्टर मार्केट बोला जाता है। जहां पे फर्म्स और इंडिविजुअल का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए ट्रांजेक्शन होता है उसको फैक्टर मार्केट बोला जाता है, और जहां पे कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन होता है उसे प्रोडक्ट मार्केट या कमोडिटी मार्केट बोला जाता है। और दोनों मार्केट में की स्टडी करके अपन ये निकाल सकते हैं कि उस मार्केट में ऑप्टिमम प्राइस क्या चल रहा है, और डिमांड या सप्लाई चेंज होने से इनकी प्राइसेस कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम अपन ने अभी देखा था कि दो चीजें होती है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। अगर ये डिमांड एंड सप्लाई एक लेवल पे है तो उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे चीजें स्टेबल रहती है। जैसे कि रिएक्शन के पहले अपन ने देखा था साइंस में बचपन में कि आइटम स्टेबल नहीं रहते, बट एक बार रिएक्शन हो जाए तो वो आइटम स्टेबिलिटी गेन करते हैं, और वहां पे फिर रिएक्शन हैपन होने के बाद एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, इकोनॉमी में चेंजेस होते रहते हैं, और एक जगह पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई जब आ जाता है तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है, उसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पे बात की है पार्शियल इक्विलिब्रियम की। समझते हैं क्या, इक्विलिब्रियम इज बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। The microeconomic analysis deals with the partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces and studies equilibrium independently. ठीक है, समझना क्या हो रहा है कि मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन कुछ तो भी बाय करना चाहता है, उसके लिए उसको प्राइस पे करना पड़ेगा, और उसके लिए उसको क्या, उसके बदले क्या मिलेंगे, उसे गुड्स एंड सर्विस मिलेंगे किसी कंपनी से, ठीक है। अब जब उसका सेटिस्फेक्शन, उसको पता है कि इस गुड्स से जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है और ये जो पैसे देने वाला है उसकी वैल्यू जब उसे लगता है कि इक्वल है तो ही ट्रांजेक्शन होता है।
तो ये जो सेटिस्फेक्शन की लेवल है ये कौन से प्राइस पे सेम आती है, ये अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हो, एक इंडिविजुअल मार्केट को या एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को स्टडी कर रहे हो, उसे बाकी के इकोनॉमी से बाहर निकाल के। बाकी के भी इकोनॉमी में मुझे बताओ, बाकी के भी ट्रांजैक्शन हो ही रहे होंगे, ठीक है, तो उसको बाहर निकाल के, उसको आइसोलेट करके उसको स्टडी करते हो, तो इसी को बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। तुमने देखा कि एक पर्सन का इक्विलिब्रियम कहां पे बना। सिमिलरली तुम एक पर्सन का नहीं बल्कि एक मार्केट का भी इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। जैसे मान लो शुगर पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, ठीक है, शुगर पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। अब जैसे ही शुगर पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो शुगर के प्राइजेस क्या हो गए, शुगर के प्राइजेस कम हो गए, और प्राइजेस कम होने से लोगों ने ज्यादा डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि प्राइस कम हो गए तो शुगर अभी अफोर्डेबल हो गई। तो शुगर अफोर्डेबल हो जाने के बाद हमने क्या, जो शुगर मिल्स थी उन्होंने प्रोडक्शन क्या कर दिया, प्रोडक्शन की जो अमाउंट है वो प्रोडक्शन की अमाउंट बढ़ा दी। वापस हमने क्या किया, हमने बस शुगर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसको स्टडी किया, उसको बाकी के मार्केट से बाहर रखा। हमने ये नहीं देखा कि शुगर की प्राइसेस कम होंगी तो जो कैंडी इंडस्ट्री है या चॉकलेट्स वगैरह की चीजें, तो उस इंडस्ट्री में भी चेंजेस आएंगे, बट उसको स्टडी नहीं किया। हमने क्या किया, हमने शुगर इंडस्ट्री को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया, उसकी सब्सिडी को स्टडी किया, उसके प्राइजेस को स्टडी किया, उसके प्रोडक्शन को स्टडी किया। तो इसी को बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। कि बहुत सारी चीजें हो रही है बट हम सारी चीजों को साइड में रख के सिर्फ दो चीजों के रिलेशन को जब स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड, इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट रहता है पूरे मार्केट इक्विलिब्रियम से, और एक आइसोलेशन होता है, जो आइसोलेशन वाला वर्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल यूनिट एनालिसिस इक्विलिब्रियम। चलो हाँ, ये है यहाँ पे एक आइसोलेट। ठीक है, आइसोलेट यानी साइड में रखना, बाजू में कर देना उस चीज को, एक जो भीड़ चल रही है उस भीड़ से बाहर निकाल के उसको स्टडी करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। इकोनॉमिक्स में जब तुम बहुत सारी चीजों को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते तो तुम क्या करते हो, दो चीजों को साइड में निकालते हो पार्शियल इक्विलिब्रियम में और उसको स्टडी करते हो। अब जब उसको स्टडी करते हो ना तो सवाल आ सकता है कि जब मैं शुगर के प्रोडक्शन की और शुगर के प्राइजेस का रिलेशन देख रहा हूं, ठीक है, तो बाकी के फैक्टर्स भी, प्राइजेस और प्रोडक्शन के रिलेशन के अलावा बाकी के फैक्टर्स भी होंगे जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करते होंगे। बाकी के फैक्टर्स भी होंगे, कौन कौन से, मान लो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स है, ठीक है, लेबर स्ट्राइक्स है, ठीक है, तो और मशीनरी है, ये तो टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती होंगी। बट क्या है कि अपने को सिंप्लीफाई करके किसी भी चीजों को स्टडी करना है। अब ये सिंप्लीफाई करके स्टडी करना है तो हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि ये जो चेंजेस होते हैं रियल लाइफ में, ये चेंजेस हो नहीं रहे। अपने को अज्यूम करना पड़ता है कि ये बाकी की सारी चीजें कैसी रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो इसी को बोला जाता है एक अजम्पशन जिसका नाम है सिट्रस पेरिबस। ठीक है, मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जो मैं स्टडी कर रहा हूं वो छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये नहीं बोल सकोगे कि प्रोडक्शन तो टेक्नोलॉजी के कारण भी तो चेंज हो सकता है, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या लिया, हमने ये अजम्पशन लिया कि टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अपन बस इन दोनों का पहले रिलेशन निकालना चाहते हैं, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी का रिलेशन अपन बाद में निकाल लेंगे, तब बाकी की सारी चीजों को अपन कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। तो ऐसे दो दो फैक्टर्स की अगर स्टडी अपन करते जाए तो हो सकता है कि आगे चल के बहुत सारे स्टडी के बाद अपने को पूरे इकोनॉमी का रिलेशन समझ में आ जाए। बट स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग दो फैक्टर से ही करनी पड़ेगी, और जब दो फैक्टर को ही स्टडी करोगे तो बाकी के फैक्टर कांस्टेंट है ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और ये अजम्पशन इतना फंडामेंटल है कि ये हर बार लिखा भी नहीं जाता। तुम्हें लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में हर बार ये देखने को नहीं मिलेगा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये मान के ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्ट करते हैं कि दो स्टडी फैक्टर को स्टडी करेंगे और बाकी की को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। अदर एजम्पशंस भी होते हैं जैसे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन यानी ये बहुत अच्छा अजम्पशन है, अच्छा मतलब हाइपोथेटिकल है बेसिकली। इसका कहना क्या है कि मार्केट में
एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बिक रहे हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर सबको सभी इंफॉर्मेशन है ट्रांजेक्शन के बारे में, जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन अज्यूम करके चलते परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि एक बार बोल दिया कि परफेक्ट कंपटीशन है, फिर हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं इजीली। फिर आता है लेजिस फेयर पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेंगी, लेजिस फेयर यानी गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेंगी, मतलब मार्केट में, कहां पे इंटरवीन नहीं करेगी, मार्केट में। फिर मार्केट कैसे चलेगा सर, मार्केट चलेगा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है, ये हो गया। प्योर कैपिटलिज्म, प्योर कैपिटलिज्म यानी लेजिस फेयर, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट अपने को इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलेंगी। दिस एजम्पशन मेक एनालिसिस सिंपल, ये एजम्पशन लिए क्यों जाते हैं, ये एनालिसिस को सिंपल करने के लिए लिए जाते हैं। और एक एजम्पशन रहता है जो यहाँ पे बताया नहीं गया बट वो इंपॉर्टेंट रहता है कि रैशनल डिसीजन का एजम्पशन, रैशनल डिसीजन। अब रैशनल डिसीजन क्या है कि वो बोलते हैं कि इकोनॉमी में जो भी इंडिविजुअल है वो सारे इंडिविजुअल रैशनल डिसीजन लेते, मतलब प्रॉपर एनालिसिस के साथ और लॉजिक के साथ डिसीजन लेते हैं, और इमोशंस का कोई रोल नहीं होता। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, इमोशंस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। बट ये एजम्पशन हम लेते हैं रैशनैलिटी का, कि रैशनल डिसीजन लेगा मतलब एनालिसिस और लॉजिक के साथ ही डिसीजन लिए जाएंगे, उसके अलावा किसी से भी डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। मान लो तुम पैनिक हो गए, तुम्हें पता चला कि आगे चल के क्या होने वाला है, पानी की बहुत कमी आने वाली है, तो तुमने क्या कर दिया, एक बड़ी टाकी खरीद ली। अब जब तुम वो खरीदने के लिए गए तो सामने वाले को ये पता था कि ये पैनिक हो गया है मार्केट में, तो उसने क्या किया, जो टाकी नॉर्मली 2000 की आती थी उसने 10,000 की बेची, ठीक है। तो इस केस में क्या था, तुम बहुत इमोशनल थे, तुम डरे हुए थे, फियर तुम्हारे अंदर था, तुम उसको उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर देते हो। बट रैशनल डिसीजन मेकिंग बोलता है, रैशनल डिसीजन मेकिंग बोलता है कि तुम लॉजिकली सोचो, लॉजिकली एनालिसिस करो, फिर डिसीजन दो। अगर वैसा तुम करते थे तो वो ट्रांजेक्शन 10,000 वाला शायद नहीं करते थे। बट वही है कि रियलिटी में हम इमोशंस के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, बट जब अपन थ्योरी पढ़ते हैं तो ये अजम्पशन लेते हैं कि हम रैशनल डिसीजन मेकिंग करने वाले, और हम ही नहीं, इकोनॉमी में हर पर्सन रैशनल डिसीजन मेकिंग करने वाला है। नेक्स्ट आता है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड, microeconomics uses slicing method. It splits or divides the whole economy into small individual units and then studies each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, study of individual demand out of aggregate demand. वो बोल रहे हैं कि देखो ऐसी चीज है कि ओवरऑल लेवल पे भी स्टडी कर सकते हो तुम, बट उसको अपन क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे लेके आते हैं और फिर स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है स्लाइसिंग मेथड। मतलब पूरे पोर्शन को क्या करना, पूरे पोर्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और फिर एक एक पार्ट की इंडिविजुअल स्टडी करना, तो उसको बोलते हैं स्लाइसिंग, ठीक है, स्लाइसिंग मेथड। अब एग्जांपल उन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं कि नेशनल इनकम यानी पूरे कंट्री का इनकम, नेशनल इनकम। अब इस नेशनल इनकम को अपन एकदम इंडिविजुअल पार्ट पे जाएंगे और पर्सनल इनकम को स्टडी करेंगे, पर्सनल इनकम, ठीक है। फिर दिया था कि डिमांड, इंडिविजुअल एग्रीगेट डिमांड, पूरे इकोनॉमी की डिमांड को बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। इस एग्रीगेट डिमांड को अपन एक बेसिक लेवल पे लाएंगे और किस पे स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड के लेवल पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म। मार्जिनलिज्म माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझना, हम हमारे पास्ट में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते आ रहे, हम प्रेजेंट पे है, अब हमें डिसाइड करना है कि फ्यूचर में ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने को कंटिन्यू रखनी है या स्टॉप करनी है और कौन से लेवल पे चलानी है। जैसे मान लो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है। अब ये प्रोड्यूसर कौन से बेसिस पे डिसाइड करता है, समझना, प्रोड्यूसर बोलता है कि अगर आज से 1 यूनिट में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, यहां तक आया हूं,
अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो केस 1 में मेरा रेवेन्यू कितना होता है, और ये भी देखेगा कि उसकी कॉस्ट कितनी होती है। ये कौन बोल रहा है, ये प्रोड्यूसर बोल रहा है। ठीक है, मान लो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू हो गया एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचने से 200 रुपए का, और उसकी कॉस्ट हो गई 150 रुपए। तो इस केस में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से उससे 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हाँ, इस केस में उसे क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। बट केस टू भी स्टडी कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से उसको 200 रुपए के रेवेन्यू का फायदा होता है, बट उसकी कॉस्ट लगती है 250 रुपए, तो इस केस में क्या उसे प्रोडक्शन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको 50 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस केस में उसको प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। तो प्रोड्यूसर ने आगे प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन से बेसिस पे डिसाइड किया, सर उसने इस बेसिस पे डिसाइड किया कि एक यूनिट एक्स्ट्रा अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है एक्स्ट्रा के लिए, तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके बेसिस पे उसने डिसाइड किया। तो इसी को बोला जाता है मार्जिनलिज्म। ये जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू की बात की कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से एक्स्ट्रा कितना रेवेन्यू आता है, उसको बोला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से कितनी कॉस्ट बढ़ेगी, उसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। सिमिलरली ये तो हमने प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव में देखा। अगर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से, ठीक है, कंज्यूम करने से अपने को कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये मार्जिनलिटी के बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये अपने को डिसीजन लेने में मदद करते हैं कि जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या हमें वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए या हमें वहां पे स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं। द concept of marginalism is a key tool for microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total by additional unit. समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला कि चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट, टोटल और एडिशनल यूनिट की बात की उन्होंने। तो समझना कि अगर 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, तो तुम्हारा रेवेन्यू हुआ था 1000 रुपए का। अब जब तुमने 101 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए तो तुम्हारा रेवेन्यू हो गया 1050 रुपए का। इस केस में मुझे बताना कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में कितना फर्क आया। सर टोटल रेवेन्यू बढ़ गया कितने रुपए से, 50 रुपए से। तो बस यही बोल रहे कि तुम्हारे टोटल जो भी क्वांटिटी है या टोटल जो भी वेरिएबल है उसमें कितना फर्क हुआ एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस या कंज्यूम करने से, उसी को मार्जिनलिटी या मार्जिनल एनालिसिस बोला जाता है। मार्जिनल एनालिसिस helps to study variable through the changes. Producer and consumers take economic decision using this principle. इसी डिसीजन पे जो प्रोडक्शन का डिसीजन है जो प्रोड्यूसर लेता है और जो कंजम्पशन का डिसीजन है जो कंज्यूमर लेता है वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो मार्जिनलिटी का कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में तुम्हें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देखो हमारा अल्टीमेट एम होता है प्रोडक्ट की प्राइस निकालना, प्रोडक्ट प्राइस। अब ये प्रोडक्ट की प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले अपने को मार्केट को स्टडी करना पड़ता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। अब मार्केट में क्या होते हैं, मार्केट में सेलर होते हैं और मार्केट में बायर्स होते हैं। ठीक है, अब ये बायर्स कितने हैं, एक बायर है या 10 बायर है, सेलर कितने हैं, एक सेलर है या बहुत सारे सेलर है, प्रोडक्ट कैसा है, एक जैसा प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर है या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। तो इसके बेसिस पे मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ही सेलर है और प्रोडक्ट अपने मर्जी से बेचता है वो और बायर बहुत सारे, तो उस मार्केट स्ट्रक्चर को मोनोपोली बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर बनते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर अपने को क्या हेल्प करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर अपने को ये हेल्प करते हैं कि तुम प्रोडक्ट की प्राइस क्या रख सकते हो। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है और तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर मोनोपोली का है, तो इस केस में तुम प्राइसिंग अपने मर्जी से कर सकते हो। बट यही मार्केट स्ट्रक्चर अगर परफेक्ट कंपटीशन का है तो तुम ज्यादा अपने मर्जी से प्राइसिंग नहीं डिसाइड कर सकते। जो मार्केट में प्राइसिंग चल रहा है उसी प्राइस पे तुम्हें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, और ये प्राइस इवेंचुअली तुम्हारा क्या डिसाइड करता है, उस फर्म का प्रॉफिट डिसाइड करता है। ठीक है, इसीलिए
प्रॉफिट के लिए अपने को प्रोडक्ट की प्राइस जानना जरूरी है, और प्रोडक्ट की प्राइस कौन से बेसिस पे सेट होंगी, और अगर हम प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करेंगे तो क्या हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजेस होंगे, ये जानने के लिए अपने को ये जो मार्केट है, ये मार्केट की स्टडी करनी पड़ती है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर जानना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ये जो मार्केट की स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात कर रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली एक्सेट्रा। ये सारे जो मार्केट के टाइप्स है वो अपन पढ़ने ही वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, बट तब तक के लिए ये चीज समझना कि इसीलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम प्रोडक्ट की प्राइस जान सके, और प्राइस के बाद अपन जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट जान सके। ठीक है, और स्ट्रक्चर कौन से बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि कितने सेलर्स है, कितने बायर्स है, और प्रोडक्ट कैसा है, सिमिलर है, डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो ये बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है, ये बोला गया है। अब ये कोई फीचर नहीं है, ये ऑफ कोर्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल की स्टडी करता है। जो ओवरऑल लेवल की स्टडी होती है वो कहाँ पे होती है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। तो इसीलिए ये जो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो सारे वेरिएबल्स है ये ओवरऑल लेवल की स्टडी करते हैं, ओवरऑल लेवल की बात करते हैं, इसीलिए वो माइक्रो में नहीं आएंगे, मैक्रो में आएंगे। तो इसलिए बोला है कि हमारा स्कोप सिर्फ इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड है, जो पूरे नेशन की, जो पूरे इकोनॉमी की स्टडी है वो दूसरे ब्रांच में होती है। तो ये कोई फीचर नहीं है, बस एक चीज बताई गई है, बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने को मदद करता है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। तो प्राइस कौन से बेसिस पे डिटरमाइन होती है? मान लो ये डिमांड है और मार्केट में सप्लाई भी होता है। अब ये वर्ड एक्चुअली क्या होते हैं इस स्टेज पे अपने को पता नहीं, बट रिवीजन वीडियो है इसीलिए मैं ये वर्ड्स यूज करता हूं। और इस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जहां पे इनका इंटरेक्शन होता है वहां पे बनती है मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये मार्केट प्राइस डिसाइड करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मेन मोटिव है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस किसकी हो सकती है? मार्केट प्राइस किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, या मार्केट प्राइस किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हो सकती है। दोनों की भी मार्केट प्राइस हो सकती है। अपन ने देखा था कमोडिटी मार्केट भी होता है और फैक्टर मार्केट भी होता है, तो अपने अपने इंडिविजुअल मार्केट की मार्केट प्राइस होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी से, यानी डिमांड एंड सप्लाई के एनालिसिस से प्रोडक्ट की क्या क्या प्राइस रहेंगी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्या क्या प्राइस रहेंगी ये अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी ऐसी इकोनॉमी जहां पे मार्केट्स में बायर होते हैं एंड सेलर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं बेस्ड ऑन सोल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे सेलर्स हो, सेलर वन, सेलर टू। ये सेलर अपने मर्जी से जो भी प्रोड्यूस करना है, जितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करते हैं, किसका इन्फ्लुएंस नहीं रहता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मार्केट में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं रहता। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि तुम्हें इतनी प्राइस सेट करनी है या यही प्रोडक्ट बेचना है या इतने क्वांटिटी में बेचना है। गवर्नमेंट सेलर के ऊपर ये सारी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता। अगर ऐसी मार्केट चलती है सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, तो उसको फ्री मार्केट बोला जाता है। ठीक है, अब फ्री मार्केट में क्या क्या फ्रीडम होते हैं समझना। फ्री मार्केट में सेलर को ये डिसाइड करने को मिलता है कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट सेलर को ये भी राइट होता है कि वो डिसाइड करे हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज किए जा सकते हैं। जैसे कोई लेबर कम यूज करेगा, मशीनरी ज्यादा यूज करेगा, कोई मशीनरी ज्यादा यूज करेगा, लेबर कम यूज करेगा। ठीक है, शायद मैंने सेम बात ही कही है, बट ठीक समझ गए तुम कि लेबर और मशीनरी का चॉइस। अब ये भी किसको करने को मिलता है? सेलर को चॉइस करने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस यानी बेसिकली बात हो रही है क्वांटिटी की, कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये जो क्वांटिटी है
ये क्वांटिटी डिसाइड की जाती है सेलर द्वारा उसके मैक्सिमम प्रॉफिट मोटिव के बेसिस पे, मैक्सिमम प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट मोटिव के बेसिस पे वो क्या डिसाइड करेगा, क्वांटिटी। बेसिकली कहने की बात यह है कि सेलर के पास ये सारी चीजें डिसाइड करने का क्या रहता है, फ्रीडम रहता है। बाकी का भी ये रहता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें सेलर को डिसाइड करने को मिलती है। ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्री मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसको कैपिटलिज्म भी बोला जाता है, कैपिटलिज्म। A free market economy is that economy where economic decisions regarding to production of goods such as what to produce, how much to produce and how to produce are taken at individual level. Individual level यानी सेलर लेवल पे अपने अपने लिए, ओवरऑल लेवल पे बोला जाता तो गवर्नमेंट लेवल पे हो जाता, ठीक है। पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता, गवर्नमेंट बोलता है कि हम मार्केट से बाहर रहेंगे, हमारा काम है चीजों को रेगुलेट करना, ये डिसीजन लेने का काम उन सेलर्स का है। देयर इज नो इंटरवेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। कोई भी एजेंसी जिसको अपन गवर्नमेंट की इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं, वो एजेंसी या फिर गवर्नमेंट इटसेल्फ यहाँ पे इंटरवीन नहीं करता। तो ये होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी में फिर वापस से बात, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या आएंगे, मार्केट प्राइजेस आएंगे, और मार्केट प्राइजेस की स्टडी किसमें आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड क्या है समझना, कंट्री 1 है और कंट्री 2 है, ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। मान लो अगर हम कंट्री 2 के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया एक्सपोर्ट और यहाँ पे हो गया इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। अब जैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट किया है तो जो पेमेंट आएगा वो डॉलर में आएगा, उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में, ठीक है। अब समझना कि सर आप तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी कंट्री टू कंट्री की बात कर रहे हैं, और जब ओवरऑल लेवल की बात आती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आती, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो अपन इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा कैसे हुआ, समझना कैसे हुआ ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा। तुम जब ये एक्सचेंज करने जाते हो डॉलर टू रुपीज, तो एक मार्केट में जाना पड़ता है जिसको बोला जाता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में ऑफ कोर्स तुम क्या बन के जाओगे, तुम्हें मान लो तुमने इंपोर्ट किया है और तुम्हें डॉलर में पेमेंट करना है, एक्सपोर्ट की बात नहीं करते, इंपोर्ट किया है तुमने और तुम्हें डॉलर में पेमेंट करना है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास रुपीज है, तो तुम एज अ बायर बन के जाओगे, ठीक है। और सामने इस मार्केट में सेलर्स भी होंगे जो जनरली बैंक्स होती है, ठीक है। बैंक के पास डॉलर भी है, यूरो भी है बेचने के लिए, ठीक है, रुपीज भी है, येन भी है, सब कुछ चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजेक्शन होता है, तुम इनको रुपीज दोगे और रुपीज के बदले तुम्हें क्या देंगे, डॉलर। सॉरी, हाँ, रुपीज के बदले डॉलर देंगे। तो क्या किया तुमने, रुपीज को बेचा और डॉलर को खरीदा। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुआ, और ट्रांजेक्शन होता है तो हर ट्रांजेक्शन की क्या रहती है, एक प्राइस रहती है। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रहे थे और इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की बात कर रहे थे, और कोई इंडिविजुअल पर्सन कैसा डिसीजन लेता है उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए ये जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो किस में आते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना आते हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल मार्केट की बात हो रही है। सिमिलरली टैरिफ्स होते हैं, टैरिफ्स यानी क्या, कि ये अगर हमारी कंट्री है तो इसमें कोई गुड्स आ रहे तो इन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी, या कोई गुड्स अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, ठीक है। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को थोड़ा संभाल के डिसाइड करना पड़ता है। कैसे, ये पर्सन है हमारी इकोनॉमी का, ये वो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हुआ है वो कंज्यूम करने वाला है, तो उसके लिए एक सेलिंग प्राइस बनेगी। अब ये सेलिंग प्राइस कौन से बेसिस पे बनती है, सेलिंग प्राइस तो पहले जो गुड्स आया उसकी कॉस्ट, प्लस तुम उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे, प्लस जिस पर्सन ने वो प्रोडक्ट बाहर से बुलाया है सेल करने के लिए, वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा उसमें, और इन तीन चीजों के बेसिस पे सेलिंग प्राइस डिसाइड होंगी। अब गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि इतना इंपोर्ट ड्यूटी भी मत बढ़ाओ कि ये सेलिंग प्राइस आर्बिट्रेली बहुत हाई हो जाए,
और इतनी कम भी इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ कि जिससे सेलिंग प्राइस बहुत लो हो जाए। तो गवर्नमेंट को एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है इस प्रोडक्ट के नेसेसिटी के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, अगर ये प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे जो इंपोर्ट हुआ था वो कोई ग्रेन है, अब ग्रेन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो सेलिंग प्राइस उसकी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो इस केस में जो प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट की बात की गई और इस सिंगल प्रोडक्ट पे कितने टैरिफ लगाने हैं, यानी कितनी ड्यूटी लगानी है, इंपोर्ट ड्यूटी, ये डिसाइड हुआ। और इवेंचुअली इस प्रोडक्ट की क्या डिसाइड हुई, प्राइस डिसाइड हुई। वापस जब प्राइस की बात आती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है। ये चीज याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, प्राइस थ्योरी। आंसर के लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, यानी फॉरेन ट्रेड के बारे में। सबसे पहले अपन ने बात की करेंसी एक्सचेंज रेट और फिर अपन ने बात की टैरिफ्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या है, बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जो अपन ने अब तक देखते आ रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन है सर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मनी मनी है, मनी का सप्लाई, इकोनॉमी में कितना मनी फ्लो हो रहा है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होके इकोनॉमी में चेंजेस होते रहते हैं इनकी वजह से, ठीक है। तो इकोनॉमिक मॉडल क्या है, इकोनॉमिक मॉडल साइंस की थ्योरीज जैसा है, वो इन वेरिएबल्स के इंटरेक्शन को बताता है और पॉसिबल चेंजेस को प्रिडिक्ट करता है, चेंजेस को क्या करेगा, प्रिडिक्ट, ठीक है। वो ये बताता है कि हाँ, अगर आपने मनी सप्लाई बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसकी रीजनिंग वगैरह पूरी इस थ्योरीज में, इस मॉडल्स में दी जाती है। और कभी कभी इन मॉडल्स को प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स का यूज किया जा सकता है। अब एक ऐसी थ्योरी अपन ने 11th स्टैंडर्ड में देखी थी, माल्थुसियन थ्योरी, ठीक है, या माल्थुसियन मॉडल। तो इसमें क्या है, ये बताया था कि पॉपुलेशन कैसे लीड करता है फूड शॉर्टेजेस को, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने ये जो वेरिएबल्स है इकोनॉमी के अंदर, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे इकोनॉमी में होने वाले चेंजेस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की, उसी को बोला जाता है मॉडल्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स. It has made valuable contributions to economy by developing various terms, concept, terminologies, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा। अब ये जो मॉडल होते हैं इसके बेसिस पे बहुत सारी टर्म्स आती है, जैसे मान लो एक टर्म हो गया रियल जीडीपी, ठीक है, ये रियल जीडीपी टर्म आती है। फिर इसको अपन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसी टर्म्स कंसेप्ट्स अपने को दिए जाते हैं। और ये चीज समझना, ये जो मॉडल की हम स्टडी करते हैं, वापस इसमें अपन बहुत सारे क्या लेते हैं, एजम्पशंस लेते हैं, क्योंकि चीजों को आइसोलेट करके अपने को स्टडी करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली। इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन कौन से, इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी चीजें जो इकोनॉमी में कॉन्स्टेंटली चेंज होती है और जो इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, तो इसको बोला जाता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो मनी सप्लाई इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, प्राइस लेवल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, एक्सचेंज रेट इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है बिजनेस डिसीजन। हमने इकोनॉमी के मॉडल्स बिल्ड किए बहुत सारे एजम्पशन लेके। अब ये मॉडल से इकोनॉमी में कैसे इंटरेक्शंस होते हैं ये अपन ने स्टडी किया। प्लस हम इकोनॉमी में, ये थोड़े हाइपोथेटिकल केस होती है, इकोनॉमी में हम बिजनेस भी रन करते हैं और बिजनेस क्योंकि इकोनॉमी का एक हिस्सा है, तो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बिजनेस को भी झेलने पड़ते हैं। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इकोनॉमी को, बिजनेस को भी झेलना पड़ेगा, उनके प्रोडक्ट को अफेक्ट होगा, उनके प्रोडक्ट प्राइसिंग अफेक्ट होंगी। तो इस केस में क्या होता है, ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स के थ्रू हमने नॉलेज गेन किया है, ये सारा नॉलेज, ये सारे मॉडल्स यूज किए जाते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बिजनेस
प्रॉब्लम्स। ठीक है, बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं और वहां पे एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बनती है जिसको बोला जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी क्या फिर सर? इकोनॉमिक थेरीज, इकोनॉमिक मॉडल्स को हमने यूज किया हमारे रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसके रियल लाइफ बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए, तो वो क्या बन गया? बिजनेस इकोनॉमिक्स। Microeconomic theories are helpful for businessmen for taking crucial business decisions. These are related to determination of cost of production, determination of price of goods and maximization of आउटपुट। अपन ने ऊपर जो थेरीज पढ़ी है वो थेरीज यहाँ पे यूज की जाती है बिजनेस डिसीजन को लेने के लिए कि क्या हमें अगला प्रोडक्शन करना भी चाहिए, क्या हमें नया प्लान डालना भी चाहिए, इकोनॉमी में आगे कौन से चेंजेस होने वाले, ये सारी चीजें अपने को इकोनॉमिक मॉडल्स प्रिडिक्ट करके बताते हैं और उसी के बेसिस पे अपन बिजनेस डिसीजन लेते हैं, उसी के बेसिस पे अपन बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या क्या पता चलता है, पढ़ लेते। इट इज यूजफुल टू फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट इकोनॉमी में जो भी डिसीजन लेंगी, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए उसको इकोनॉमिक पॉलिसीज बोला जाता है। सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, public expenditure policy, price policy, etc. These policies help government to attain goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of society. तो गवर्नमेंट को पता है कि टैक्सेशन पॉलिसी के बेसिस पे अपन इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जो रेशन वगैरह दिए जाते हैं वो लगा के अपन जो इकोनॉमी है उसका वेलफेयर बढ़ा सकते हैं। बट ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे लगानी है, टैक्सेशन कैसे लगानी है, इसके लिए ये समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि टैक्सेस प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे अफेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है, डिमांड प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी चेन समझनी पड़ेगी। किसको समझनी पड़ेगी? गवर्नमेंट को। अगर ये प्रॉपरली समझेंगे फिर ही हमारा जो ऑप्टिमम टैक्स परसेंटेज है वो डिसाइड होगा। तो ये जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसके लिए पहले इकोनॉमिक वेरिएबल्स के इंटरेक्शन को समझना पड़ा और जो इंटरेक्शन को समझने में मदद करता है वो कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब ये सारी चीजें देखोगे, प्राइस, डिमांड, प्रोडक्शन, ये सब कहाँ पे आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहा है। और लास्ट में है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी क्या? ग्रोथ, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो ग्रोथ और दूसरा होता है वेलफेयर। ग्रोथ में हम बात करते हैं क्वांटिटी की और वेलफेयर में हम बात करते हैं, सॉरी, ग्रोथ में हम बात करते हैं नंबर्स की और वेलफेयर में हम बात करते हैं नंबर्स प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगा। नंबर्स की बात यानी क्या? नंबर्स की बात यानी जीडीपी की बात, सिर्फ जीडीपी की बात। यहाँ पे वेलफेयर या फिर उसको भी बोला जाएगा डेवलपमेंट। इसमें क्या है? इसमें जीडीपी की तो बात करेंगे ही सर, प्लस ये बोलेंगे कि अपना लिटरेसी रेट कितना अच्छा इंप्रूव हुआ, प्लस ये डिसाइड करेंगे कि एजुकेशन या नई स्कूल्स हमने कितनी बनाई, ये डिसाइड करेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना इंप्रूव हुआ। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलफेयर की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने को इस चीज के लिए भी मदद करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जब हम देखते हैं यहाँ पे अपन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का एम लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। उस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए वापस अपने को इंडिविजुअल बेस लेवल पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। ट्वीट्स बेट्स, इट इज आल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर की अगर बात होती है तो जनरली ये बात होती है कि तुम्हारे इकोनॉमी में जो लोग हैं वो लोगों के पास जो इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही सभी वेल्थ और इनकम को लेके बैठा है और बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पास इनकम और वेल्थ नहीं है। तो वेलफेयर के लिए अपने को टैक्सेस बराबर से लगाने पड़ते ताकि हम जो लोग जिनके पास ज्यादा वेल्थ है उनसे लेके जिनके पास कम वेल्थ है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके
और वापस सोशल जो एक्सपेंडिचर होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो भी अपने को अच्छे से डिसाइड करने पड़ते हैं। और वापस वही बात, इसके लिए अपने को इंडिविजुअल इंटरेक्शंस को स्टडी करना पड़ता है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो अभी हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? अगर आप ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल पे स्टडी करते हो, किसी भी इकोनॉमी लेवल पे ओवरऑल स्टडी करते हो, तो उसको बोला, वो किसके अंडर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। अब ओवरऑल यानी क्या होता है? बट बेसिकली अब ओवरऑल डिपेंड करता है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव कितना है, तुम स्टडी कौन सी चीज को करना चाहते हो। अगर तुम इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें इंडिया में आने वाले सारे मार्केट के प्राइजेस को स्टडी करना पड़ेगा, सारे फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा। अगर तुम इनकम को स्टडी कर रहे हो, तो पूरे इंडिया की इनकम को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर तुम महाराष्ट्र की इकोनॉमी की स्टडी करना चाहते हो, महाराष्ट्र इकोनॉमी, तो यहाँ पे तुम्हारा ओवरऑल बन जाएगा तभी जब तुम पूरे महाराष्ट्र के लोगों की इनकम की स्टडी करोगे, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे महाराष्ट्र के लोगों की इनकम की स्टडी की, तो भी ओवरऑल कंसीडर किया जाएगा। बट यहाँ पे अगर तुमने सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों की स्टडी की, तो यहाँ पे ओवरऑल कंसीडर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तुम कौन से पर्सपेक्टिव में स्टडी कर रहे थे? इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे महाराष्ट्र इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में स्टडी कर रहे थे और सारे लोगों की इनकम को कैलकुलेट कर लिया, चल जाएगा, बट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल लेवल जो वर्ड है, ये बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है। ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से लेवल की स्टडी करने वाले हो, या कौन सा तुम्हारा स्टडी का पर्सपेक्टिव है, कौन सा तुम्हारा स्टडी का एरिया है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है नेशनल ग्रोथ रेट, नेशनल ग्रोथ रेट, ठीक है, ये आ गया। फिर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन, बजट जो बनाया जाता है, ठीक है, ये आता है। फिर अपन बहुत सारी चीजें और भी देख सकते हैं, जैसे ये देखा, ये एम्प्लॉयमेंट, फिर पॉवर्टी। तो ये सारी चीजें हैं जो अपन एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते, या कर भी सकते तो वो स्टडी अपने को इतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी। जैसे अपने को कंट्री की ग्रोथ अगर देखनी है, तो नेशनल इनकम ही देखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये तभी मैटर करता है जब आप वो सारे गुड्स को एक साथ कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। बजट भी तभी मैटर करता है जब कंट्री, सारी कंट्री इन्वॉल्व हो। एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारे इश्यूज की स्टडी तभी मैटर करती है जब आप ओवरऑल लेवल पे करें। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनती है, जहां पे ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे स्टडी किया जाता है। अब समझना, अगर पॉवर्टी की स्टडी करनी, तो इंडिया में ओवरऑल कब बोला जाएगा? जब इंडिया के हर एक स्टेट को तुम स्टडी करोगे और उसकी पॉवर्टी निकालोगे। बट तुम्हें अगर महाराष्ट्र की पॉवर्टी की स्टडी करनी है, तो तुम्हें सिर्फ कौन सा एरिया कवर करना पड़ेगा? महाराष्ट्र का एरिया ही सिर्फ कवर करना पड़ेगा, तो वो ओवरऑल हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन, एक्सेट्रा। क्या क्या स्टडी करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट जो चीज होती है, वो मेनली सेम होती है। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे कंट्री में टोटल कैपिटल गुड्स पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, वो टोटल इन्वेस्टमेंट में आता है, क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि आज जितना कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट करोगे, कल उतनी ही प्रोडक्शन कैपेसिटी तुम्हारी बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन तुम कर पाओगे, तो इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट अपन गिनते हैं। टोटल कंजम्पशन, तुम्हारे टोटल कंजम्पशन ही किसके लिए एक हिस्सा बनती है, किसका? डिमांड का, कि तुम्हारे कंट्री में कितनी डिमांड है, लोगों के पास कितना पैसा है, ये कहाँ से निकलता है? टोटल कंजम्पशन से। फिर टोटल सेविंग्स, अगर कंजम्पशन नहीं कर रहे तो सेविंग्स करेंगे। अब सेविंग कौन से एरिया में कर रहे हैं? ठीक है, सेफ सिक्योरिटीज में या शेयर्स में सेविंग कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल ये आता है इन्फ्लेशन में, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल, जनरल यानी क्या?
जनरल यानी मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज और सर्विसेज की प्राइस लेवल को तुम क्या करोगे, स्टडी करोगे एक साथ, सिर्फ एक प्राइस को नहीं स्टडी करोगे, जैसे सिर्फ स्मार्टफोन को नहीं स्टडी करोगे, ठीक है, तुम सारे चीजों की, सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को एक साथ स्टडी करोगे। फिर आते हैं इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स यानी बैंक लोन के लिए कितना चार्ज कर रही है और आरबीआई बैंकों से कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करने वाला है, ये सब कहाँ पे आता है, इंटरेस्ट रेट में। फिर इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन एक ही होता है जनरली। ट्रेड साइकिल्स यानी इकोनॉमी में हमेशा फ्लक्चुएशंस आते रहते, कभी गुड टाइम रहता है, कभी बैड टाइम, कभी गुड टाइम, कभी बैड टाइम, तो ये फ्लक्चुएशंस की स्टडी भी किस में आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर बिजनेस फ्लक्चुएशन ये हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, पूरे एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हैं अपन। Macroeconomics is a branch of economics which consider relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. एक चीज तुमने ऑब्जर्व की होंगी, वो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन वगैरह है, वहां पे बोल रहे कि इंडिविजुअल लेवल, यहाँ पे ओवरऑल के साथ साथ बता भी रहे हैं कि क्या क्या स्टडी करना है, कौन सा ओवरऑल मैटर करता है, क्योंकि हर चीज में ओवरऑल चीज या ओवरऑल लेवल पे कंसिडर करना मैटर नहीं करती, बट जो जो मैटर करता है वो उन्होंने डेफिनेशन में ऐड करके दिया। प्रोफेसर कार्ल शेपिरो, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, वापस से वही बोल, बहुत इजी डेफिनेशन, ठीक है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या होता है, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, इनकम थ्योरी या उसको जनरल थ्योरी, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इनकम और एम्प्लॉयमेंट से क्या आएगा सर, इनकम और एम्प्लॉयमेंट से पैसा आता है, और वो पैसा दो चीजों में यूज कर सकते हैं, एक तो जनरल थ्योरी ऑन कंजम्पशन या कंजम्पशन फंक्शन भी उसे बोला जाता है, कंजम्पशन, और जनरल थ्योरी ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करोगे या कंजम्पशन करोगे। जब तुम इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन करते हो तो तुम्हारे ओवरऑल इकोनॉमी का लेवल डिसाइड होता है कि तुम यहाँ पे रहोगे या यहाँ पे रहोगे या नीचे आओगे, ये सारी चीजें डिपेंड करती है तुम्हारे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे। तो थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल ये भी इधर आ जाएगा, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल ये इसके अंडर आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा जनरल थ्योरी ऑफ प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन। प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी ओवरऑल प्राइस कितनी बढ़ रही है, और प्राइजेस यानी डिमांड के साथ साथ क्या उस कमोडिटी की प्राइजेस कितनी है। और तीसरा आ जाएगा थ्योरी ऑन वेलफेयर, सॉरी वेलफेयर नहीं आएगा, वेलफेयर या फिर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है, वेलफेयर डेवलपमेंट को एक तरीका कंसिडर करते हैं या फिर ग्रोथ। तो ये सारी चीजें अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी, इससे ज्यादा भी जो थेरीज है वो भी अपन लिखेंगे, नीचे क्या क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स व्हिच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम and employment, what causes fluctuation in level of income, output and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study consumption and investment function, ठीक है। अब जो चीजें हैं समझना, एक चीज यहाँ पे दूसरी चीज को क्या करती है, बढ़ावा देती है। मान लो तुमने इन्वेस्टमेंट किया कंपनी में, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो फैक्ट्री वगैरह ओपन करोगे वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे तो उनको क्या, उनके पास क्या आ जाएंगी, इनकम आ जाएंगी। अब फिर इनकम से दो चीजें, एक तो वो कंजम्पशन करेंगे या फिर जो इनकम करेंगे वापस इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर इन्वेस्टमेंट से वापस कोई नई फैक्ट्री खुलेगी, वापस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, या कंजम्पशन से डिमांड बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो इसीलिए क्या होता है, अब इसमें मुझे बताओ नेशनल इनकम कहाँ पे आ गया। नेशनल इनकम यानी बेसिकली क्या, नेशनल इनकम यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज
हमने प्रोड्यूस किए हैं पूरे इकोनॉमी में, उसको बोला जाता है नेशनल इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ से भी अपना क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम निकल जाएगा। ठीक है, और यही जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके अपन बेचते हैं, और वही जो वापस आता है अपने को बेचने के बाद जो पैसा आता है, वो पैसा ही क्या बनता है, जिन्होंने वो प्रोडक्शन किया उनका इनकम सोर्स बनता है। ठीक है, तो एक दूसरे से सारी चीजें ये रिलेटेड है, एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो नेशनल इनकम को स्टडी करने के लिए पहले तुम्हें एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट होगी, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट नीचे आ गया तो तुम्हारी इकोनॉमी भी नीचे आएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जो बिजनेस साइकिल होते हैं, बिजनेस साइकिल यानी यही जो इकोनॉमिक साइकिल्स होती है, इनको बिजनेस साइकिल बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट पे और कंजम्पशन पैटर्न पे। ठीक है, तो इन स्टडीज को जो थेरीज है उनको एक साथ पढ़ा जाता है इसी कारण। नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज द जनरल प्राइस लेवल। अब समझना, अगर इंडिविजुअल कमोडिटी है, इंडिविजुअल कमोडिटी मतलब एक कमोडिटी है, तो उसको अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अगर हम जनरल कमोडिटीज को स्टडी कर रहे हैं, जनरल कमोडिटी, अब जनरल का मतलब क्या है, जनरल का मतलब अपन ने मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज जो इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, वो कवर कर ली, तो उसको बोला जाएगा जनरल कमोडिटी। इस जनरल कमोडिटी के बेसिस पे डिटरमाइन होती है कि जनरली प्राइजेस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ठीक है, एक तो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है, ये दो चीजें हो सकती है, ये अपने को डिसाइड करना है जनरल प्राइस लेवल पे। और अगर जनरल प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो उसको ही बोला जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी, ऐसे जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स की अगर प्राइस बढ़ी तो उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो गई तो उसको डिफ्लेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है macroeconomic analysis show how general price level is determined and further explain the causes of fluctuation in it. The study of general price level is significant on account of problem created by inflation and deflation. इकोनॉमी में जब भी इन्फ्लेशन आता है या जब भी डिफ्लेशन आता है तो नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे गुड्स अफोर्डेबल नहीं रहते, ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और जब डिफ्लेशन आता है ना तो ये सिग्निफिकेंटली क्या करता है, अपनी ग्रोथ को कम कर देता है, ग्रोथ को कम कर देता है। तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों भी बातें अच्छी नहीं है। ठीक है, अपने को एक हेल्दी इन्फ्लेशन लेवल मेंटेन करना पड़ता है, 2% 3% का। तो ये हेल्दी इन्फ्लेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए अपने को पहले जनरल प्राइस लेवल्स को स्टडी करना पड़ता है, और वो सब चीजें आती है जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन की थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Macroeconomics consists of theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. सबसे पहले हम फोकस करते हैं ग्रोथ के बेसिस पे। ग्रोथ से जो आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है, उस आउटपुट को यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट का रास्ता है, वो डेवलपमेंट का रास्ता हमेशा कहाँ से गुजरता है, ग्रोथ से गुजरता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की जब स्टडी करेंगे तो तुम्हें सबसे पहले किसकी स्टडी करनी पड़ेगी, ग्रोथ की स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, तुम स्कूल्स ओपन करना चाहते हो, बट तुम्हें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि स्कूल्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए पहले ग्रोथ की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, जनरल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो थ्योरी ऊपर लिखना रह गया था अपना। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है समझना। डिस्ट्रीब्यूशन के दो मतलब होते हैं, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज बने फैक्ट्री में, और फिर तुमने वो गुड्स एंड सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जाके दे दिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर रिटेलर्स को जाके दे दिए, तो ये हो जाता है गुड्स एंड सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन। बट इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अलग होता है। इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है अपन समझेंगे। ठीक है, अब ये है हाउस होल्ड, अपने हाउस होल्ड, इन हाउस होल्ड के पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनके ओनरशिप रहती है लैंड पे, इनके पास लेबर रहते हैं क्योंकि ये खुद ही ह्यूमंस है। ठीक है, इनके पास कैपिटल रहती है,
और इनके पास दिमाग रहता है जो बिजनेस बना सके, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप भी रहती है उनके पास, ठीक है। अब ये सारी चीजें वो किसको देते हैं, ये सारी चीजें वो एक फर्म को देते हैं। फर्म यानी ऐसी कोई भी चीज जो रॉ मटेरियल को या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिनिश गुड में कन्वर्ट करे, ऐसी कौन सी भी चीज को क्या बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, फर्म बोला जाता है। अब फर्म के पास ये चीज आ गई, फर्म इसका क्या करता है, फर्म इसका यूज करके फिनिश गुड्स को जनरेट करता है और ये फिनिश गुड्स को फिर बेचता है मार्केट में और उसके बदले क्या मिलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। अब ये जो पैसे है वो फर्म खुद नहीं रखता, क्यों, क्योंकि फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ पेपर पे है। तो ये पैसे फिर क्या कर दिए जाते हैं, ये पैसे वापस दे दिए जाते हैं। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल देने वाले को इंटरेस्ट मिलता है, लेबर देने वाले को वेजेस मिलते हैं और लैंड देने वाले को रेंट मिलता है। तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट, ये जो हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, कब लैंड में लैंड के बदले रेंट बढ़ जाएगा, कब कम हो जाएगा, ओवरऑल जो रेंट का रेट है वो कब बढ़ जाएगा, वेजेस कब बढ़ेंगे, वेजेस कब कम होंगे, वेजेस से एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, वेजेस पे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी कहाँ पे चीजें अपन देखते हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। Macro theory of distribution deals with the shares of rent, wages, interest and profit in total national income. टोटल नेशनल इनकम बोला है सर। तो वापस से मैं याद दिला रहा हूं तुम्हें, जो जो फिनिश गुड्स तुमने जनरेट किए हैं, ये जो आउटपुट तुमने जनरेट किया है, ये आउटपुट की प्राइस को ही बोला जाता है, टोटल आउटपुट इकोनॉमी के इस प्राइस को ही बोला जाता है नेशनल इनकम। और ये जो नेशनल इनकम है, ये नेशनल इनकम ही फिर बांटा जाता है प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट और रेंट में, ठीक है। तो ये सारा रिलेशन होता है, ये सारी चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये मॉडल याद रखना, ये डायग्राम याद रखना। नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा कौन सी नई चीज है जो उसको अलग करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले इट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। हम हमेशा ये पहले से ही देखते आ रहे हैं कि ये एग्रीगेट को स्टडी करता है। एग्रीगेट यानी पूरे इकोनॉमी को होल लेवल पे, जिसमें बेसिकली नेशनल इनकम आता है, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल और बिजनेस साइकिल, इन सारी चीजों की स्टडी की जाती है। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके। आगे इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी में अपन यहाँ पे ओवरऑल लेवल की बात करेंगे तो हम हमेशा नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, और जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते या नेशनल इनकम रिकॉर्ड करते उसी को बोला जाता है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम या नेशनल एग्रीगेट जो भी आते हैं, जैसे जीडीपी आ गया, जीएनपी आ गया, ठीक है, एनडीपी आ गया, एनएनपी आ गया, तो ये सारी चीजें अपन कहा कि जो अकाउंटिंग करते हैं उसको बोला जाता है सोशल अकाउंटिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम व्हिच लीड्स टू बिजनेस साइकिल। अब ये अपने को कॉजेज बताता है। बेसिकली कॉजेज क्या रहते हैं, तुम्हारा कंजम्पशन और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लेवल से क्या होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये फ्लक्चुएशंस फिर बिजनेस साइकिल को ऑकर करते हैं। बट ये फ्लक्चुएशंस या कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा क्यों होती है, जब तुम्हारा नेशनल इनकम कम ज्यादा हो जाए। तो सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है वैसे देखा जाए तो। नेक्स्ट आता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि अपन पार्शियल इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं। मान लो ये शुगर मार्केट को स्टडी किया था। शुगर मार्केट जैसा मुझे बताओ स्टेशनरी मार्केट होगा, ठीक है। स्टेशनरी मार्केट का इक्विलिब्रियम बनेगा, स्टेशनरी मार्केट की प्राइस बनेगी। यहाँ पे ग्रेन मार्केट होगा एक, ठीक है, ग्रेन मार्केट, फिर क्लोथ्स, फिर ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो इकोनॉमी में ऐसे मार्केट होंगे। तो अपन क्या करते हैं, किसी एक मार्केट की स्टडी अगर करते हैं तो उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट इंडिया में अगर ओवरऑल मार्केट्स की स्टडी करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो उसको जनरल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। जैसे कि अगर अपन डिमांड की स्टडी करें, शुगर के डिमांड की स्टडी, तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। बट इन सारे इकोनॉमी में डिमांड्स की स्टडी, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड्स की स्टडी अगर अपन कर रहे हैं तो उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड के लिए अपने को जनरल इक्विलिब्रियम स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मार्केट स्टडी करने से नहीं चलेगा, ठीक है।
Macro economics deals with behavior of large aggregate with their functional relationship. Equilibrium deals with the behavior of demand, supply and prices in whole economy. वापस से whole economy. Next, अब इस पे सवाल क्या पूछा जाता है, तुम्हें ये डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम पे. जनरल इक्विलिब्रियम पे तो ये तैयार रखना है. पहले तो लिखना है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में एक स्टडी दो फैक्टर्स के रिलेशन को स्टडी किया जाता है आइसोलेशन में, और जनरल इक्विलिब्रियम में होल इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, उनमें भी रिलेशन चेक किया जाता है. बट होल इकोनॉमिक लेवल पे जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनते हैं. फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम में तुमने किसका एग्जांपल देना है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में तुम्हें शुगर का जो एग्जांपल अपन ने देखा था वो शुगर का एग्जांपल देना है, तीसरा पॉइंट बन गया. और जनरल इक्विलिब्रियम पे तुमने एग्जांपल देना है नेशनल इनकम का, कि सप्लाई एंड डिमांड से फिर नेशनल इक्विलिब्रियम बनता है और उसमें एग्रीगेट जो रिलेशनशिप है वो अपने को बताई जाती है. जैसे कि डिमांड बढ़ने से पूरे मार्केट में क्या बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगा. तो ये एक हो गया जनरल रिलेशन, जनरल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो ये हो गया अपना जो डिफरेंस बिटवीन है वो तैयार हो गया. अब नेक्स्ट इंटरडिपेंडेंस, इसकी बात अपन ने पहले ही कर चुकी है. इंटरडिपेंडेंस यानी क्या कि चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, डोमिनो इफेक्ट होता है. अगर एक चीज गिरी तो बाकी की चीजें गिरती है, एक चीज संभली तो वो दूसरी चीजों को भी संभलती है. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी चीज जो इकोनॉमी में चेंज होती रहती है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है. जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हर बार समय चेंज होते रहता है. यस सर, इन्फ्लेशन चेंज होते रहता है. क्या इन्फ्लेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, इकोनॉमी को अफेक्ट करता है. इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, बिल्कुल अफेक्ट करता है. तो ये इन्फ्लेशन क्या बन गया, इन्फ्लेशन इकोनॉमिक वेरिएबल बन गया. तो ऐसे वेरिएबल्स की स्टडी करना है, उनका इंटरडिपेंडेंस जानने की कोशिश करते हैं अपन मैक्रो में. सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल. For example, changes in level of investment will result into changes in the levels of income, levels of output and employment and eventually the economic growth. किसके चेंजेस से, वो बोल रहे इन्वेस्टमेंट के चेंजेस से. अपन ये पढ़ चुके हैं बट वापस से एक बार देखते हैं कि क्या किया. सर हमने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है. तुमने इन्वेस्टमेंट किया मतलब क्या, सर इन्वेस्टमेंट किया मतलब हमने जो फर्म है उसमें एक नई फैक्ट्री और जोड़ दी. ठीक है, अब नई फैक्ट्री और जोड़ दी तो क्या हो जाएगा, नए लोगों को हायर करना पड़ेगा, इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है, नई मशीनरी को लाना पड़ेगा. ठीक है, मान लो ये मशीनरी है, नई मशीनरी को लाना पड़ेगा. तो उससे क्या हो जाएगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम बढ़ेगा लोगों के पास, और लोगों के पास अगर इनकम बढ़ेगा तो इस इनकम के दो हिस्से बनेंगे. एक हिस्सा जो कंजम्पशन पे जाएगा और एक हिस्सा जो इन्वेस्टमेंट पे जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे दिख रही होंगी तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है. ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अच्छा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इनकम, फिर यहाँ पे कंजम्पशन और वापस इन्वेस्टमेंट. तो एक दूसरे से चीजें सारी क्या है, लिंक्ड है. ये देखो ये सारी चीजें. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट आता है लंपिंग मेथड. लंपिंग मेथड यानी अपन ने एक मेथड देखा था इसके पहले, स्लाइसिंग मेथड. स्लाइसिंग मेथड में क्या देखा था कि चीजों को स्लाइस करके स्टडी किया जाता है, क्योंकि उसकी स्टडी बहुत इजी हो जाती है, आसानी से अपन चीजें समझ सकते हैं. बट कभी कभी डिसीजंस लेने के लिए अपने को इंडिविजुअल स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं होती, अपने को होल स्टडी इंपॉर्टेंट होती है. तो उस होल स्टडी करने के लिए अपने पास कौन सी मेथड रहती है, लंपिंग मेथड. लंपिंग मेथड क्या करती है, सारी चीजों को एक साथ कंसीडर करके एक ओवरऑल डायरेक्शन निकालती है. जैसे पूरे कंट्री के इन्वेस्टमेंट को एक साथ कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट लेवल निकालेंगी, पूरे कंट्री के आउटपुट को कंसीडर करके नेशनल इनकम निकालेंगे. तो ये सब कुछ क्या पे होता है, लंपिंग मेथड. लंपिंग मेथड में बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट्स जो होते हैं उनको एक साथ कंसीडर किया जाएगा, और एक साथ कंसीडर करके फिर उनमें से क्या निकाला जाएगा, आउटपुट निकाला जाएगा, उसका रिजल्ट निकाला जाएगा. ठीक है, हाँ. अब ये चीज समझना कि भेल का एग्जांपल याद रखना. भेल में क्या होता है, सर भेल में 10 तरीके के कंपोनेंट होते हैं.
बट ये 10 तरीके के कंपोनेंट से एक नया टेस्ट आता है, ठीक है, टेस्ट। तो इसका मतलब ये है क्या कि भेल में जो भी चीज है, मान लो भेल में सेव है, उसका भी टेस्ट भेल जैसा ही होगा। सेव है, बाद में मिर्च है, ठीक है, उसका भी टेस्ट भेल जैसा होगा? बिल्कुल नहीं सर, ये सब मिलके एक नया कुछ तो भी जनरेट हो रहा है। तो सिमिलरली ऐसा होता है कि जो तुम इंडिविजुअल्स को ऐड करते जा रहे हो, जिन इंडिविजुअल्स को ऐड करते जा रहे हो, तो उनका जो स्टेट ऑफ अफेयर होगा उस केस में वो अलग हो सकता है ओवरऑल रिजल्ट से। मतलब मान लो ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री में कुछ कारण की वजह से उनका आउटपुट नीचे गिर गया, मान लो 90% से नीचे गिर गया, तो जरूरी नहीं है कि पूरी इकोनॉमी में 90% से नीचे गिर जाए। ये फैक्ट्री अगर 90% से नीचे है तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि तुम्हारी इकोनॉमी 20% से ऊपर है, ठीक है। तो जो तुम्हारे इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, उस इंडिविजुअल यूनिट्स की कंडीशन और ओवरऑल जो कंडीशन होती है, वो ओवरऑल कंडीशन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकती है और उससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट लेवल ऑफ मतलब रिजल्ट्स अपने को मिल सकते हैं। Lumping method is study of whole economy rather than its part. According to Professor Balding, forest is an aggregate of trees, but it does not reveal the properties of individual trees. ये नहीं बताता कि हमारी इकोनॉमी अगर 20% से बढ़ गई है तो हर फैक्ट्री 20% से बढ़ी होंगी। ये इसका कोई मतलब, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि तुम्हारी हर फैक्ट्री 20% से बढ़ी है। इसका ये मतलब होता है कि सब फैक्ट्री अगर हमने देखी तो जनरली फैक्ट्रीज कहाँ पे बढ़ी है या जनरली प्रोडक्शन कितने परसेंट से बढ़ा है, 20% से। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, ग्रोथ मॉडल। Macroeconomics studies various factors that contribute economic growth and development. It is useful in developing growth models. These growth models are useful for studying economic development. For example, Mahalanobis growth model emphasizes on basic heavy industries. ठीक है, तो ये बोलते हैं कि तुम प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, या फिर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा ग्रोथ। अब वो ग्रोथ तुम कैसे कैसे अचीव कर सकते हो, उसके लिए जो मॉडल्स बनाए जाते हैं वो किस में आते हैं? ग्रोथ मॉडल्स में। और जिसमें एक एग्जांपल दिया है महानुलोबिस ग्रोथ मॉडल। अब महानुलोबिस ग्रोथ मॉडल क्या था समझना, उन्होंने बोला था कि हम इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए किस पे फोकस करेंगे? हेवी इंडस्ट्रीज पे। हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस नहीं करेंगे? हम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं करेंगे। हम किस पे फोकस करेंगे? हेवी इंडस्ट्रीज पे। उससे क्या होगा? उससे होगा कि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी तो उनके पास बहुत सारा इनकम आएगा, और इनकम आएगा तो अपने आप कंज्यूमर इंडस्ट्री की जो डिमांड है या कंज्यूमर की डिमांड है वो बढ़ जाएंगी, जिससे कंज्यूमर इंडस्ट्री अपने आप बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला सब कुछ कहाँ से स्टार्ट होगा? सब कुछ हेवी इंडस्ट्री से स्टार्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा और कंज्यूमर इंडस्ट्री बढ़ेगी, यानी ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी। बट स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? हेवी इंडस्ट्रीज से करना पड़ेगा। तो यही था महानुलोबिस ग्रोथ मॉडल। तो उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन कैसे करना है और उस प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट की मदद से इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे आएंगी। तो ये कहाँ पे? ऐसे मॉडल्स जो अपने को ये सारी चीजें बताते हैं वो सब आते हैं ग्रोथ मॉडल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल प्राइस लेवल। एक पहला वर्ड याद रखना हमेशा, जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि एक गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को कंपेयर करके बोल रहे हैं कि प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। General price level is aggregate of all the good prices of goods and services currently being produced in economy. हाँ, ये मैटर करता है जनरल प्राइस लेवल के लिए कि जो कमोडिटी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है इकोनॉमी में, क्या उसकी प्राइस लेवल हमारे लिए मैटर करती है? नहीं मैटर करती, क्योंकि उससे हमारे डिसीजंस को अफेक्ट नहीं होता। मान लो इंडिया में पिज्जा बनता ही नहीं है, तो पिज्जा की प्राइस 200 गुना बढ़ गई, 300 गुना बढ़ गई, तो अपने को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर पिज्जा हमारे इंडिया में बिकता ही नहीं है और पिज्जा से हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसीलिए उस कमोडिटी को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो जनरल इकोनॉमी में वैसी ही कमोडिटीज को कंसिडर किया जाता है जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट होता है पॉलिसी ओरिएंटेड। अब ये जो रिजल्ट्स आते हैं मॉडल से वगैरह या इकोनॉमिक वेरिएबल से, मान लो हमारे मैक्रो वेरिएबल्स,
ये मैक्रो वेरिएबल्स की अपन ने स्टडी की, जैसे पॉवर्टी की स्टडी की, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी की, ठीक है, नेशनल इनकम की स्टडी की, ठीक है, इन्फ्लेशन की स्टडी की। इससे अपने को पता क्या चलता है, इससे अपने को हमारी इकोनॉमी की कंडीशन पता चलती है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन से सेक्टर पे फोकस करना है, कौन से लेवल ऑफ सोसाइटी पे फोकस करना है, जिससे ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर बना रहे। तो ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने में और पॉलिसीज को फ्रेम करने में, पॉलिसी फ्रेमिंग में मदद करती है, ठीक है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को पॉलिसी ओरिएंटेड भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू केनीस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। ये सारी चीजें करने में मदद तभी होंगी जब अपने को पता होगा कि चेंजेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर को तभी पता चलेगा कि पेशेंट पे ट्रीटमेंट क्या करनी है जब उसको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे। सिमिलरली इकोनॉमी पे गवर्नमेंट तभी ट्रीटमेंट कर पाएगी जब उनको पता रहेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, चेंजेस कैसे हो रहे हैं। वैसे ही जैसे बॉडी में चेंजेस डॉक्टर एनालाइज करता है। नेक्स्ट आता है फंक्शनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अपने को इकोनॉमी के फंक्शनिंग के लिए ये इंसाइट प्रोवाइड करता है। हाउ इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट्स एज अ होल, कैसे ऑपरेट करती है, एक दूसरे जो वेरिएबल्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। इट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स। बिहेवियर जैसे एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ी तो जनरली इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। या फिर अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा लेवल पे हो रही है तो जनरली इन्फ्लेशन की ग्रोथ भी ज्यादा होती है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ये अपने को पता चल रहा है। किसकी मदद से, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी की मदद से। फिर अपने को पता चलता है कि फ्लक्चुएशंस कैसे हो रहे हैं, कौन सी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और कौन सी चीजें निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। जैसे अपने को पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल या अनएम्प्लॉयमेंट लेवल अपना 9% के आसपास आ गया है। ये 3-4 साल पहले 7% या 6% के आसपास रहता था। तो ये अपने को पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि अपन मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अपने को ये भी पता चलता है कि जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है, जिससे अपन बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, जिससे गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, तो फ्लक्चुएशंस पता चलते हैं इकोनॉमी में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल रहता है नेशनल इनकम, ठीक है। किसके लिए, क्योंकि ये अपने को एक ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है कि क्या इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया है। किस अपन जो नेशनल इनकम है उसको दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में चेक कर सकते हैं, या हमारे पास्ट के कंपैरिजन में। ये मान लो ईयर 1 का नेशनल इनकम, ये ईयर 2 का नेशनल इनकम, ईयर 3 का नेशनल इनकम, इसको अपन ने क्या किया, अपने पास्ट के साथ कंपेयर किया या दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर किया, ठीक है। तो ये अपने को एक परफॉर्मेंस बताता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि इनकम इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इनकम इनइक्वालिटी यानी क्या, कि अगर तुम्हारे सोसाइटी का अपर क्लास और सोसाइटी का लोअर क्लास, ठीक है, इनके इनकम में अगर वाइड गैप है तो इसको ही बोला जाता है, गैप तो होता ही है हर बार, बट अगर वो गैप एक नॉर्मेलिटी से बहुत ज्यादा है तो उसको बोला जाता है इनकम इनइक्वालिटी। यानी मोस्ट ऑफ द जो इनकम है, मोस्ट ऑफ द वेल्थ है, वो किसी फ्यू लोगों के पास है, 100 लोगों में से 5 लोगों के पास ही मोस्ट ऑफ द वेल्थ है, तो ये हो जाएगा इनकम इनइक्वालिटी का लेवल, ठीक है। तो अगर अपने को डेवलपमेंट करना है तो अपने को ये दो चीजें निकालनी पड़ती है, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। जिससे क्या होता है, अगर ये दोनों चीजें निकाली तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पहले अपने को ये जानना पड़ता है कि हाँ पॉवर्टी है, कहाँ पे ज्यादा है, कितने लेवल पे है, कारण क्या है पॉवर्टी के। सिमिलरली इनकम इनइक्वालिटी है, क्यों इनकम इनइक्वालिटी है, इसको घटा कैसे सकते हैं, उसके क्या रिएक्शंस होंगे अगर कोई पॉलिसी लगाएंगे। तो ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस देखने को मिलता है कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, और वो बेसिकली नेशनल इनकम से देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अपने को मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पता चलते हैं, कौन कौन से होते हैं, टोटल आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट,
प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन, ठीक है। अब ये अपने इकोनॉमी के वर्किंग के लिए इसेंशियल होते हैं। अपन ने पहले देखा कि सिस्टम को समझना है तो इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को अपने को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ब्रॉड इकोनॉमिक चैलेंजेस है फिर उनको मीट करने में मदद करती है। और नेक्स्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपने को बताता है कि हाँ तुम्हारी इकोनॉमी कौन से लेवल पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑप्टिमम लेवल रहता है वो कौन सा रहता है कि जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो, यानी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो। बट हमेशा हम नहीं रहते, हम हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है मान लो वो इस लेवल पे रहता है, तो यहाँ से नीचे है हम, तो इसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, ये अपने को स्टडी करना पड़ता है। और ये सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट लेवल को जब स्टडी करते तो अपने को इसके कारण भी समझ में आते धीरे धीरे। इट्स हेल्प इन एग्जामिनिंग जनरल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स and the factors influencing them. This analysis is crucial for designing policies aimed at achieving full employment. Full employment ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो वॉलेंट्री सॉरी जहां पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो रहता है। इनवॉलेंट्री यानी जो अपने मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं है उनको बोला जाता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड, तो वो उनका लेवल कितना होना चाहिए, जीरो। ये ऑप्टिमम लेवल होता है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अचीव नहीं होता, बट अपना तो एम वही रहता है कि अपन इस लेवल पे जाने की कोशिश करें। जा नहीं सकते बट जाने की हमेशा अपने को कोशिश करनी है, उसके लिए अपने को पॉलिसीज डिजाइन करनी है वैसे, ठीक है। तो ये सारा था इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, थोड़ी सी टर्म्स है जैसे लंपिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल हो गया, तो वो अगर चीजें तुम थोड़ी सी समझ जाते हो तो बाकी का चैप्टर बहुत ही इजी है। अब एक बार तुम चैप्टर पढ़ लेते हो तो हो सकता है कि तुम कुछ चीजें भूल जाओ, ये चीजें ना भूलो इसके लिए मैंने ये रिवीजन चार्ट क्रिएट किया है। उसमें सारे हेडिंग्स जितने भी इस चैप्टर में है वो सारे हेडिंग्स यहाँ पे कवर किए हैं। तो तुम्हें बस देखना है कि हर एक हेडिंग के बारे में क्या तुम एक एक दो दो लाइन लिख पा रहे हो या एक एक दो दो लाइन मतलब समझा पा रहे हो सामने वाले को। अगर तुम ये कर पा रहे हो तो तुम्हें चैप्टर में चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफकोर्स तुम्हें इस लेवल पे जहाँ पे एग्जाम 1 महीना या 1.5 महीना बाकी एग्जाम को, उस लेवल पे तुम्हें ये जो हेडिंग्स है, ये सारे हेडिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, ये हेडिंग्स तो तुम्हें लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हेडिंग्स पता होनी चाहिए और हेडिंग्स के साथ साथ उसके अंदर का कंटेंट क्या तुम्हें लिखते आता है ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, अगर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की बात करें तो मुझे पता है कि थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके बदले में क्या दिया जाता है सर, फैक्टर पेमेंट दिए जाते हैं जिसके रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट दिया जाता है। तो वो कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं फैक्टर प्राइसिंग में, फैक्टर के जो पेमेंट्स होते हैं वो कब इंक्रीज होते हैं कब कम होते हैं, ये सारी चीजें कहाँ पे रहती है फैक्टर प्राइसिंग में, ठीक है। और एक चीज लेते हैं जैसे थोड़ा, हाँ, जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम ये पार्शियल इक्विलिब्रियम जैसा नहीं रहता, यहाँ पे सारी मार्केट सारे इकोनॉमी को एक साथ कंसीडर किया जाता है और फिर कौन से लेवल पे इक्विलिब्रियम अचीव होता है ये देखने की कोशिश की जाती है। इक्विलिब्रियम बेसिकली रहता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक लेवल पे आना चाहिए, ठीक है। फिर लंपिंग मेथड देखा था। ये सारी चीजें तुम्हें कैसा है एक पेज में कवर हो जाएंगी और तुम फिर इजीली क्या कर सकोगे, रिवाइज कर सकोगे। तुम्हें हर बार चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ये पता चलेगा कि अच्छा हाँ ठीक है मुझे ये पता नहीं चल रहा है इफिशियंसी इन प्रोडक्शन में क्या क्या है, तो मैं जाके वो पहले पढ़ लूं ताकि तुम्हारे जो लेस इंपॉर्टेंट लेस प्रिपेयर टॉपिक्स है वो पहले प्रिपेयर हो जाए और तुम इजीली फिर इकोनॉमिक्स को क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें। और ये चैप्टर इजी है, इस चैप्टर के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी बहुत इजी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।